मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों से जो स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आते हैं, उनके पाठ्यक्रम में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहना कहाँ तक समीचीन है, इस प्रश्न पर विचार विमर्श करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 विक्रम से 1900 विक्रम अर्थात 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के कालखंड को रीतिकाल कहा। रीतिकाल के लिए जो नाम दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, अलंकृत काल, यह नाम मिस्र बंधुओं ने दिया। दूसरा, श्रृंगार काल, यह नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। रीतिकाल, यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। चौथा, कला काल, यह नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने दिया। श्रृंगार काल कहे जाने के पक्ष में यह तर्क दिया गया है कि इस काल के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन, किंतु श्रृंगारी कवियों ने भी काव्यांग निरूपण की ओर रुचि दिखाई है। ऐसी स्थिति में केवल श्रृंगार काल के कहने से रीतिकाल की संपूर्ण कविता का बोध नहीं हो पाता। काव्यांग चर्चा इस काल की सामान्य प्रवृत्ति थी। ब्रह्म ज्ञान चर्चा में जैसे भक्ति काल प्रमुख था, उसमें ब्रह्म ज्ञान चर्चा में जैसे कविगण आनंद लेते थे और वह ब्रह्म ज्ञान के रूप में जाना जाता था, ठीक उसी तरीके से लक्षण ग्रंथों का निर्माण दूसरों की काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के उद्देश्य से किया जाता था। अर्थात ये कवि शिक्षक या आचार्य की भूमिका का निर्वाह करने में गौरव का अनुभव करते थे। रीतिकाल कवियों का वर्ण विषय श्रृंगार था। रीतिकालीन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक ओर तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त है, तो दूसरी ओर विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां यह अश्लीलता का संस्पर्श करने लगा। नायक नायिका का भेद का निरूपण प्रायः इसी के अंतर्गत किया गया है। वस्तुतः इन कवियों को वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर ही रहती है। निर्द्वंद भोग में ही जीवन की सार्थकता समझी गई और नारी को उपभोग की वस्तु मानकर देखा गया। पुरुष की समस्त चेष्टाएं उसे एक वस्तु के रूप में ही दिखती है। विलास वृत्ति की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंग सौष्ठव, शारीरिक बनावट एवं बाह्य रूपाकार तक सीमित रहे। नारी के प्रति सामंती दृष्टि होते हुए भी कहीं कहीं स्वकीय प्रेम के दृश्य उपलब्ध हो जाते हैं, अन्यथा सर्वत्र परकीय प्रेम की प्रधानता रही। इन कवियों के श्रृंगार चित्रण में इंद्रिय सुख की प्रधानता, रूप लिप्सा, भोगेच्छा एवं बाह्य सौंदर्य की प्रधानता दिखाई पड़ती है। संयोग चित्रण में जहाँ सुख वर्णन एवं विपरीत रति का चित्रण है,
वहाँ अश्लीलता का समावेश हो गया। वियोग वर्णन के अंतर्गत रीतिमुक्त कवियों घनानंद आदि में हृदय की विकलता का मार्मिक एवं अनुभूतिपरक चित्रण किया गया है, किंतु बिहारी जैसे कवियों ने विरह ताप एवं विरह जनक्रियता का ऐसा ऊहात्मक चित्रण किया है जो कहीं कहीं मजाक की हद तक पहुंच गया है। उदाहरण स्वरूप औघाई सीसी सुलखी विरह बरनी बिललात बीच ही सूखी गुलाब गौ छींटो छुई नगात। दूसरा उदाहरण बिहारी की रचना का देखें। इत आवती चली जात उत चली छह सातक हाथ चढ़ी हिंडोरे सिर है लगी उषा संसार। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहना भी समीचीन, क्योंकि यदि रीति काव्य की प्रतिपादन शैली काव्य शास्त्रीय है तो उसका प्रतिपाद्य विषय श्रृंगार है। इस श्रृंगारिकता के आधार की स्थापना और खुश्क शास्त्रीय लक्षणों के सरस उदाहरण प्रस्तुत करने की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत काव्यशास्त्र के विभिन्न अंगों का प्रतिपादन श्रृंगार बहुल उदाहरणों के द्वारा ही किया जाता है। कविता को ही लोगों ने कामनी के रूप में स्वीकार किया है। रस निरूपण में जितना विस्तार श्रृंगार का किया गया है उतना किसी भी रस का नहीं। हिंदी में रीति काल या श्रृंगार काल भक्ति काल का ही विकास है। भक्ति में श्रृंगार को दिव्य एवं उज्ज्वल रस के रूप में अलौकिक सिद्ध किया गया, किंतु सामान्य जन के लिए उसका लौकिक और स्थूल रूप में अधिग्रहण किया गया। श्री कृष्ण की कैशोर लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में विस्तार पूर्वक किया जाता है। वहीं से गोपी अर्थात राधा और कृष्ण रीति काव्य में श्रृंगार के नायक नायिका के रूप में गृहीत है। रीतिकालीन कविता दरबारी या सामंती परिवेश की है। उसमें वैलासिक वृत्ति ही प्रमुख थी, जिसके अनुरूप श्रृंगार रस और नायिका भेद का विस्तार। फारसी विदेशी दरबारों की समादृत भाषा, उनका साहित्य भी अधिकांशतः श्रृंगारपरक। उसमें हिंदी की श्रृंगारिकता और भी प्रोत्साहित है। परकिया प्रेम और प्रेम वैषम उसी परंपरा की देन है। रीति काव्य मुक्तकों में निर्मित हुआ। इस शैली में श्रृंगार परक वर्णन वैदिक साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य, प्राकृत के गाथा साहित्य, अभ्रंश के दुहा साहित्य और आदि काल के वीर गाथाओं में भी अधिकांशतः परंपरित रूप में प्राप्त होते हैं। विविध ललित कलाओं जैसे मूर्ति, चित्र, संगीत आदि में श्रृंगार के विषयों को ही ग्रहण किया गया। रीतिकालीन कविता के श्रृंगारकता के आधार काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, कामशास्त्र, भक्ति के विभिन्न संप्रदायों में न्यूनाधिक मात्रा में गृहीत माधुर्य भाव, तत्कालीन और पूर्ववर्ती देशी विदेशी राज दरबारों में लालित्यपूर्ण और विलास वृत्ति के अनुकूल वातावरण की उपस्थिति, मुक्तकों की सुदीर्घ परंपरा का आश्रयन आदि आते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने व्यापक प्रवृत्तियों के बोध और अंतर्विभाग का सभ्यता की दृष्टि से इसे श्रृंगार काल कहना अधिक उपयुक्त समझा। साथ ही आधुनिक युग के मान्य आलोचकों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी
डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर भगीरथ मिश्र आदि ने एक स्वर से यह स्वीकार किया है कि रीतिकालीन कविता में प्राप्त श्रृंगार के वैविध्यपूर्ण उदाहरण विश्व साहित्य में अपना स्थान रखते हैं। भगीरथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एक निष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदार पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आए। निष्कर्ष, संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रीति कवियों की श्रृंगारिकता में सामान्य रूप में इंद्रिय दमन जन्य कुंठाहीनता, शारीरिक सुख की साधना, अनेकोन्मुख प्रेमजन्य विलासता, रूपलिप्सा, भोगेच्छा, नारी के प्रति ताजगी है, जो काव्य शास्त्रीय नियमों के घेरे में बंद रहकर भी साधारण पाठक को एक क्षण के लिए आत्मविभोर कर सकती है। धन्यवाद।